हाँ रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, हमने कंटिन्यू किया हुआ था प्रिंसिपल्स ऑफ पाल्पेशन, अभी हम कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग जो है हेल्थ असेसमेंट की, वो सारा हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद अभी हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ पाल्पेशन क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ पाल्पेशन हम देखेंगे कि हमें जब करना है तो स्लोली करना है, जेंटली करना है, और उसके बाद हमें कॉन्शियसली प्रॉपर जो है अटेंशन के साथ जो है पेशेंट का पाल्पेशन करनी है। ठीक है। एनकरेज द पेशेंट टू कंटिन्यू टू ब्रीथ नॉर्मली थ्रू आउट द पाल्पेशन। तो पेशेंट को ये बताना है कि मैं आपको एग्जामिन करने जा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा आप प्रेशर जो है वो आपको फील होगा, लेकिन इसके दौरान अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा, कोई पेन वेन होगा, तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है और अपने इमीडिएटली जो है वो बंद कर देना है। ठीक है। तो साथ साथ आपने पेशेंट को ये भी बताना है कि आप अपनी जो सांस है वो नॉर्मल तरीके से लेते रहें, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। तो ये ना हो कि आप कर रही हैं और पेशेंट अपनी सांस जो रोका हुआ है और उसकी वजह से आपकी जो फाइंडिंग्स है वो भी प्रॉब्लम, और पेशेंट जो है उसमें भी उसकी ब्रीदिंग में भी इशू आ जाए। तो आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि भाई आप जो है अपना नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न, अपना नॉर्मली आप ब्रीथ करते रहें, मैं आपका प्रेशर अप्लाई करूंगी। सपोज कि किसी तरह का इशू होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इरिटेशन होती है, कोई आपको पेन होता है, कोई डिस्कम्फर्ट होता है, तो जस्ट लेट मी नो। तो जब आपका पेशेंट कुछ बताए तो फौरन आपने उस तरह से पेशेंट डिसकंटिन्यू करना है और फाइंड आउट करना है कि उधर पेशेंट का वो मार्क कर लेना है एरिया कि उधर पेशेंट को पेन है, और उसको फर्दर फिर इवेलुएट करना है। इन्फॉर्म द पेशेंट वेयर, when and how the touch will occur, especially when the patient can't see what you are doing। तो हमने पिछले लेक्चर में जो पार्ट 1 लेक्चर है हमारा यूनिट 2 हेल्थ असेसमेंट का, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि हमने पेशेंट को बताना है पहले कि आप क्या क्या कर रहे हो, कहाँ आप कौन सा एग्जामिनेशन करोगे, किधर करोगे, और कब करोगे और कैसे करोगे। ठीक है। तो ये आपने साथ साथ पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, साथ साथ पेशेंट को आपने मीन्स के इन्फॉर्म रखना है, हर चीज़ का पेशेंट को साथ साथ पता हो। जी, हमारी थर्ड जो टेक्निक है वो है परकशन। परकशन में हमने बोला था कि हमारे पास जो है वो बेसिकली ये हमारा एक सपोज कि आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है। नॉन डोमिनेंट हैंड आपने नीचे रखना है। ठीक है। ये अपना आपका डोमिनेंट हैंड है जो कि राइट है। मोस्टली लोगों का राइट ही डोमिनेंट हैंड होता है जिसको वो प्रॉपरली ज्यादा यूज करते हैं। तो राइट हैंड जो है वो ये है। राइट हैंड की जो मिडिल फिंगर है इसको हमने स्ट्राइक करना है अपनी जो लेफ्ट हैंड की ये फिंगर है। ये हाथ आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्गन के ऊपर रखना है। आप जिधर भी लंग्स को कर रहे हो, चेस्ट के ऊपर कर रहे हो, एब्डोमेन के ऊपर कर रहे हो, जिधर भी कर रहे हो ना, आपने अंदर जो बॉडी है उसके ऊपर अपना ये वाला जो हैंड है, लेफ्ट हैंड ऐसे रखना है। और ये जो आपका है ये फिंगर जो मिडिल फिंगर है, जो लॉन्ग फिंगर है मिडिल फिंगर, इसके ऊपर आपने राइट हैंड की जो ये वाली फिंगर है मिडिल फिंगर, इसको स्ट्राइक करना है। कैसे? जैसे ये देखें, ये वाली जो है ना फिंगर, ये हमने साथ पेशेंट के बिल्कुल उसके साथ लगाई हुई है। तो आपने पेशेंट की अपना फ्लेक्सर जो है ये जो फिंगर है इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करना है, इस वाली फिंगर के ऊपर। ठीक है। जैसे ये वाली, इसको इसके ऊपर स्ट्राइक करना है, और आपने सिर्फ अपनी रिस्ट को हिलाना है, इधर से आपने एल्बो जो है ना उसको नहीं हिलाना। ठीक है। आपकी मूवमेंट जो हैंड की वो इधर से होनी चाहिए। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। आपने बिल्कुल हाथ जो ये वाला आपका लेफ्ट है, लेफ्ट आपने बॉडी सरफेस के ऊपर रखना है और इसको जरा खोलना है, मीन्स कि आपकी जो फिंगर है ये वाली फ्री हो जाए, मिडिल फिंगर। ठीक है। और दूसरा हाथ जो आपका राइट वाला होगा जो डोमिनेंट हैंड है, उसको आपने क्या करना है, उसके साथ आपने मिडिल फिंगर के साथ आपने इसको स्ट्राइक करना है, इस फिंगर। फिर इसके नीचे से जो हमें साउंड प्रोड्यूस होंगी, जो आप खुद अभी ट्राई करें, किसी चीज के ऊपर रख के अपनी ये जो फिंगर है इसको इसके ऊपर जो है वो स्ट्राइक करें, तो आपको जो आवाजें इसके ऊपर जोर से मारेंगी, तो इसके बाद क्या होगा कि आपको आवाज आएगी, और आवाज हमें जो है वो साउंड जो है वो हमें आइडेंटिफाई करेगी कि नीचे जो अंडरलाइंग ऑर्गन है या अंडरलाइंग जो बॉडी सरफेस है वो कौन सा है, वो क्या फ्लूइड फील्ड है, क्या वो जो है एयर फील्ड है, या कि सॉलिड है लाइक लिवर, या कि फ्लूइड फील्ड है। और या जैसे कि आपका जो है अगर लंग्स में कुछ होता है तो वो उसमें कौन सी साउंड आएगी, नॉर्मल लंग्स जो है उसमें क्या साउंड आएगी, जो एयर फील्ड है, प्रॉपर एयर फील्ड है जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन है या स्टमक है तो उसमें कौन सी साउंड आएगी, बोन्स है तो कौन सी साउंड आएगी। तो ये आप मुख्तलिफ जगहों पर रख के इसको आप अभी जो है वो करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको आइडिया होने। और आपने ये वाले हैंड जो इसका ख्याल रखना है कि आपकी ये जो है ना रिस्ट, उसको आपने मूव करना है, अपनी एल्बो को मूव नहीं करना। ठीक है। आप देखें ये वाली जो राइट हैंड की है ना इसको हम कहते हैं फ्लेक्सर। फ्लेक्सर हथौड़ा जैसे होता है ना, इसको क्योंकि इसके ऊपर हम मार रहे हैं, जैसे हथौड़े को हम मारते हैं ना नीचे, ऐसे ही आपने इसको मारना है, किसके ऊपर, इसके ऊपर।
और इसको कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, नीचे वाली साउंड जो जा रही है ना, इसको हम कहते हैं प्लेक्सीमीटर। ये क्या है? प्लेक्सर। ओके, ये है प्लेक्सीमीटर। ओके, तो यही वाली सारी बात, टेपिंग द बॉडी ऑफ द सरफेस शार्पली टू क्रिएट साउंड विच डिटरमिन्स द फीचर्स ऑफ अंडरलाइंग ऑर्गन, यूजफुल टू आइडेंटिफाई पोजीशन, साइज एंड डेंसिटी। इससे हमें क्या पता लगता है? पोजीशन किसी भी ऑर्गन की या किसी भी जो हमारा सरफेस एरिया, सरफेस है जिसके ऊपर हम स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका साइज क्या है, या उसके अंडरलाइन जो ऑर्गन है या बोन है उसकी डेंसिटी क्या है, क्या वो सख्त है, या उसकी साउंड से हमें आइडिया हो जाएगा। आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी साउंड्स आ रही हैं। ओके जी, मेथड्स कौन कौन से हैं? एक हमारी होती है डायरेक्ट परकशन, और उससे और दूसरी होती है इनडायरेक्ट परकशन। डायरेक्ट परकशन जैसे ये है और आपको नीचे से आ रही है। इनडायरेक्ट परकशन और दूसरी होती है फिस्ट परकशन, फिस्ट परकशन, जिसके साथ हम फिस्ट यूज करते हैं। फिस्ट को करके तो हम उसमें देखते हैं कि मतलब पेशेंट का जो है अंडरलाइंग ऑर्गन क्या है। ओके जी, अब क्या है कि साउंड्स विच आर प्रोड्यूस बाय परकशन, इसमें फ्लैट साउंड है, डल है, रेजोनेंस है, हाइपर रेजोनेंस है और टेम्पनी है। और इसी से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस जो है आउटस्टैंडिंग नर्सिस साहब पे हैं, उस पे असेसमेंट टेक्निक के नाम से है, और उसके बाद हमने लिवर का एग्जामिन करने के लिए भी किया हुआ है। तो उसमें आप देख सकती हैं, वो ज़्यादा डिटेल में है, उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। जब फ्लैट के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे ना, तो जो नीचे से जो फ्लैट हमारी होगी वो बोन्स के ऊपर आएगी। एक डाल साउंड होगी जो किसके ऊपर आती है? लिवर के ऊपर, हार्ट के ऊपर। तो इस तरीके से वो हमारी डाल साउंड होती है। रेजोनेंस जो है वो लंग्स के ऊपर आती है। हाइपर रेजोनेंस जो है वो एस्थमेटिक लंग्स वगैरह उनके ऊपर, जो कि अब नॉर्मल है। टेम्पनिंग जो है वो हमारे हॉलो ऑर्गन जैसे कि स्टमक वगैरह या कि इंटेस्टाइन जो है उसमें आती है। तो इस तरीके से हमारा ये पता लगता है। जैसे डाल हमने किया, तो हमने जो है लीवर का साइज पता करना है, तो हमने ऊपर से जो है वो हमने सारी जो है वो परकशन करके आए हैं, और ऊपर से हमारी रेजोनेंस आ रही है क्योंकि ऊपर हमारे लंग्स हैं। और नीचे जब हमारा लीवर स्टार्ट होता है तो साउंड की आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है, वो डाल में आ जाती है। ठीक है, जब डाल में आएगी तो हम बोलेंगे कि यहाँ से हमारा लीवर स्टार्ट हो रहा है। उधर से हम मार्क कर लेंगे, जब तक ये साउंड डाल रहेगी इट्स मीन कि हमारा लीवर है। जब ये जो साउंड है ये बंद होगी, नीचे हमारी क्या है, नीचे हमारे पास इंटेस्टाइन्स आ जाएंगे, तो ये क्या होगा? टेम्पनिंग हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे? नीचे वाला एरिया जब डाल खत्म होगा तो हम उधर मार्किंग कर लेंगे। फिर इन दोनों की मार्किंग के दरमियान वाले को हम मेजर करेंगे, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारा जो अंडरलाइंग ऑर्गन है वो मतलब ये कि लिवर है उसका साइज कितना है। ठीक है, इसी तरह करके हमने लंग्स की अगर बात की है तो हमने ऊपर से जब शुरू किया, जब हमारी रेजोनेंस आई, जब रेजोनेंस खत्म हुई, तो वो दरमियान वाला एरिया जो है उसको हमने मेजर कर लिया। तो इससे हमें पता लगा कि हमारा लंग्स जो इधर से इधर तक है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उस तरीके से हमें आइडिया हो जाता है। अब ज़्यादा ये अच्छी पिक्टोरियल जो है वो आपको इसमें से ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। देखिए, ये रेजोनेंस है। जब आप रेजोनेंस आएगी और उसके बाद लंग्स वगैरह पे आपकी रेजोनेंस आ रही है, जब आप फैट मसल्स पे या बोन्स पे करते हो तो उसमें क्या है? फ्लैट आएगी। और उसके बाद हार्ट, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा सॉलिड ऑर्गन है, लिवर सॉलिड है, दैट्स वाई इस पे क्या आएगी? डलनेस आएगी। और उसके बाद स्टमक, क्योंकि एयर फील्ड है, दैट्स वाई इसके ऊपर टेम्पनी आएगी, और इंटेस्टाइन के ऊपर भी टेम्पनी आएगी। ओके जी, परकशन साउंड प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग बॉडी सरफेस। आप बॉडी सरफेस के ऊपर रखोगे तो जो नीचे वाला ऑर्गन है उसी के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन देगा। प्रोड्यूस डिफरेंट नोट्स डिपेंडिंग ऑन अंडरलाइंग मैस। जो नीचे मैस है वो डल आई है तो इसका मतलब क्या है कि वो सॉलिड ऑर्गन है। उसके बाद रेजोनेंट आई है तो माइट बी कि जो है पार्शली एयर फील्ड है, जैसे कि हमारे लंग्स हैं। फ्लैट है तो इसका मतलब बोन है या फिर नीचे मसल्स हैं। टेम्पनी है तो इसका मतलब है कि फ्लूइड सॉरी एयर फील्ड कैविटी है, जैसे कि स्टमक वगैरह हो सकता है, इंटेस्टाइन हो सकती है जब वो एम्प्टी है। ओके, यूज टू डिटरमिन साइज, इससे हम देख लेते हैं। हम शेप देख लेंगे अंडरलाइन स्ट्रक्चर की बाय एस्टेब्लिशिंग देयर बॉर्डर। जैसे आपको बोला है ना कि ऊपर वाला जहाँ से वो स्टार्ट होगी आपने वो उसको मार्क कर लेना है, और नीचे वाला जब एंड होगा तो आपने मार्क कर लेना है। तो इसका मतलब है कि हमें बॉर्डर्स बता रहे हैं ना। एंड इंडिकेट्स इफ टिश्यू इज एयर फील्ड, और हमें पता लगता है कि नीचे वाला जो है वो एयर फील्ड है, फ्लूइड फील्ड है या फिर सॉलिड है। ओके जी, नेक्स्ट हमारी लास्ट जो टेक्निक है उसका नाम है आस्कल्टेशन। आस्कल्टेशन वो टेक्निक है जिसमें हम स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप का बेल यूज कर सकते हैं या फिर उसका डायाफ्राम। डायाफ्राम ये वाला वाइट पार्ट जो हम नीचे रखा हुआ है ये, और उसके बाद जो उसका ऑपोजिट है वो बेल होती है। तो जब हमने हार्ट साउंड सुननी है या हमने रेस्पिरेटरी साउंड सुननी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग
इसको डायफ्राम को यूज करते हैं, ठीक है। और बेल को जब हमें कोई विशियस साउंड सुन मिलती है बहुत ज्यादा, जो जैसे मर वगैरह या कुछ ऐसे, तो उसके लिए हम बेल यूज करते हैं। Auscultation is the using of diaphragm and bell of the stethoscope to detect the characteristic of heart, lungs and bowel sounds. तो जो हमारी लाउड साउंड्स होती हैं वो हम डायाफ्राम से देखते हैं, जो हमारी मतलब ये लाउड नहीं होती उनको हम बेल से देखते हैं। तो हम बेल से देखें या डायाफ्राम से देखें, तो जब हम स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं साउंड्स के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, आस्कल्टेशन। ओके जी। द साउंड डिस्क्रिप्शन इज बेस्ड ऑन पिच, क्या है, कितनी उसकी आवाज है, कितनी इंटेंसिटी, कितनी सख्त है वो, कितनी देर के लिए आ रही है, और क्वालिटी क्या सॉफ्ट है हार्श है, उसके ऊपर हम डिपेंड करता है। ओके, आस्कल्टेशन लिसनिंग टू साउंड प्रोड्यूस बाय द बॉडी। तो ये डायरेक्ट आस्कल्टेशन वो होती है जो कि स्टेथोस्कोप के बगैर भी आपको आवाज आ रही होती है, जैसे वीज किसी पेशेंट की आ रही है, पेशेंट के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, क्या स्ट्राइडर वगैरह इस तरह की, जैसे पेशेंट की कोई लोकल जो है वो कोई मतलब फॉरेन बॉडी है या कुछ गले में है, तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो साउंड्स वैसे आपको आ रही हैं वो क्या है, डायरेक्ट आस्कल्टेशन, जिसमें आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी अब मैंने साउंड प्रोड्यूस की आपने सुनी, और इसके लिए आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसका मतलब क्या है कि ये साउंड्स क्या है, ये विदाउट स्टेथोस्कोप जो है ऑडिबल है, आप लिसन कर सकते हो, आप इसको सुन सकते हो, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट आस्कल्टेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई दफा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आस्कल्टेशन क्या है। ओके, इनडायरेक्ट आस्कल्टेशन जब हम यूज करते हैं स्टेथोस्कोप, नो हाउ टू यूज स्टेथोस्कोप स्किल, आपको पता होना चाहिए कि स्टेथोस्कोप आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको जो है अच्छी बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपके जो ईयर हैं वो इसको पिक करने के लिए, साउंड्स को पिक करने के लिए, रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं, हार्ट साउंड्स हैं, बावल साउंड्स हैं, उनको पिक करने के लिए आपके जो ईयर हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए, और वो कोई भी सटल चेंजेस, कोई भी मतलब सडन कोई चेंजेस होती हैं तो उनको वो पिक कर पाए, ठीक है। डिस्क्राइब साउंड कैरेक्टरिस्टिक, और जब आप साउंड की बात करो तो उसके बाद आप लिख लें कि कितनी है पर मिनट, कितनी आ रही है, 5 है, 10 है, 16 है, मतलब अकॉर्डिंग टू वो बावल साउंड्स हैं या कि वो रेस्पिरेटरी साउंड्स हैं या कि वो हार्ट साउंड्स हैं, पिच कितना है, और उसके बाद कितनी देर के लिए आ रही हैं, और फाइन है या कोर्स है या कैसा है ना, तो उस चीज को आपने उसके अकॉर्डिंग टू देखना है और लिखना है। फ्लैट डायफ्राम पिक अप हाई पिच, जी हमने पहले बात की, जो हाई पिच साउंड्स होती हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी साउंड्स जो होती हैं उनको हम डायफ्राम से देखते हैं, लेकिन हार्ट साउंड जैसे मर वगैरह है लो पिच होती हैं, दैट्स वाई हम इसको किसे देखते हैं, बेल से ये पिकअप होती हैं। ओके जी। अब आपने जब भी स्टेथोस्कोप यूज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टेक्निक है, ये आपने उसके जो ईयर पीस हैं उनको स्पिरिट स्वैब या कोई भी डिसेनिटाइजर है उसके साथ आपने उसको पहले वाइप करना है, ताकि किसी दूसरा इन्फेक्शन वगैरह आपके कानों में ना जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने डायफ्राम को थोड़ा सा टैप करना है और देखना है कि आपको आवाज़ आ रही है, ताकि ये पता हो कि वो फंक्शनल है, अगर नहीं तो उसको थोड़ा रोटेट करना है डायफ्राम को, ताकि आपको, और फिर दोबारा टैप करना है और सुनना है कि आपको सही तरह जो है वो साउंड जो है वो आ रही है। तो इस तरीके से आपने स्टेथोस्कोप को पहले चेक कर लेना है, उसको पहले स्टरलाइज कर लेना है, मीन्स को उसको अच्छी तरह जो है डिसैनिटाइज कर लेना है, और उसको वाइप करके और उसके बाद आपने पेशेंट पे यूज करना है, ठीक है। डायफ्राम को भी और जो आपकी बेल है उसको भी आपने पहले वाइप कर लेना है अल्कोहल स्वैब से, ठीक है। और उसके बाद आपने चेक करके फिर पेशेंट को, क्योंकि ये ना हो कि आप पेशेंट, अगर आपने चेक नहीं किया, कभी कभी ये होता है कि वो रोटेट हुआ होता है और आपको साउंड नहीं आती, तो आपने पहले वो चेक कर लेना है और उसके बाद और उसको वाइप भी कर लेना है। बट यू शुड नो नीड गुड हेयरिंग इक्विटी, आपकी जो है मतलब आपकी हेयरिंग जो प्रॉपर होनी चाहिए आस्कल्टेट करने के लिए। अगर आपको कोई हेयरिंग का इश्यू है तो उसके लिए आपको जो भी एड वगैरह यूज करें। अ गुड स्टेथोस्कोप एंड नॉलेज ऑफ हाउ टू यूज इट, आपको पता होना चाहिए एक अच्छा स्टेथोस्कोप जो है वो लें, ताकि उसका बेल अच्छी तरह काम करे और वो जो लो पिच्ड है उनको भी वो पिक कर पाए, और वो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है, जैसे अभी हमने जो है वो डिस्कस भी किया है। लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि जब आपने पेशेंट को आस्कल्टेट करना है तो आपका डायाफ्राम या बेल्ट जो है वो स्किन के साथ डायरेक्टली जो है प्रॉपर कॉन्टेक्ट हो, उसका प्रॉपरली आपने अप्लाई की हुई हो, ठीक है। फ्री फ्रॉम एक्सट्रीनियस साउंड्स, अब आपने जब भी अस्कल्टेट करना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में, कि जहां भी पेशेंट का आप एग्जामिन करने जा रहे हो उधर किसी तरह की कोई साउंड
साउंड नहीं होनी चाहिए एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जो बाहर वाली साउंड्स है ना, उनको भी कभी कभी ये होता है कि वेंटिलेटर पेशेंट को लगा होता है, या वैसे ऑक्सीजन जो होती है ना उसके अंदर से आवाजें आ रही होती हैं, और जब आप रेस्पिरेटरी साउंड या हार्ट साउंड देखते हो ना, तो वो वाली आवाजें भी अंदर आ सकती हैं। तो आपने ये देखना है कि जो आप पेशेंट को जब कर रहे हो, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सी साउंड जो है वो एक्सट्रेनियस है, जो बाहर से आ रही हैं, और कौन सी साउंड है जो प्रॉपरली आ रही है। और जितना मैं हो सके एक्सक्यूज मी, और जितना हो सके आपने फ्री फ्रॉम नॉइस जो है वो एनवायरनमेंट को रखना है, ताकि प्रॉपरली आप पिक कर सके, राइट। रिक्वायर्स कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस, और आपको कंसंट्रेट करना है जब आप पेशेंट को ऑस्कल्टेट कर रहे हो। आपने स्टेथोस्कोप प्रॉपरली पेशेंट के स्किन के साथ कॉन्टेक्ट किया हुआ है, उसका कॉन्टेक्ट है आपने, तो क्या है कि आपने प्रॉपरली उस पर कंसंट्रेट करना है। आपका माइंड जो है वो टोटली, कान आपके टोटली जो है, अटेंशन आपकी टोटली उसकी तरफ हो, और ताकि आप देख सको कितनी साउंड्स आ रही हैं, इंटेंसिटी क्या है, पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, और उनका जो है पैटर्न क्या है, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको पता लगेगा कि नॉर्मल कौन सी है और एबनॉर्मल कौन सी है, ठीक है। तो अपने पेशेंट्स पे आप ये देखा करें, एक पेशेंट की जो है साउंड्स उसको ऑस्कल्टेट करें, फिर दूसरे पेशेंट की देखें जो नॉर्मल पेशेंट है जिसको चेस्ट का इशू नहीं है, उसकी फिर कंपेयर करें उस पेशेंट के साथ जिसको चेस्ट का इशू है। एक वो पेशेंट जिसको कॉन्स्टिपेशन है, उसकी बावल साउंड कम होंगी। दूसरे पेशेंट जो कि नॉर्मल बावल मूवमेंट्स के साथ है, उन दोनों को कंपैरिजन करें। हार्ट साउंड नॉर्मल पेशेंट्स की देखें, फिर उन पेशेंट की देखें जो कि एबनॉर्मल है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन करते जा रहे हो। अगर आप रेस्पिरेटरी की अभी बात करते हो, आप 3-4 दिन जो है रेस्पिरेटरी पे करते हो, तो आपको काफी अच्छे तरीके से उसकी आइडिया होने लग जाएगा। उसके बाद आप हार्ट की शुरू कर दें, और उसके बाद आप जो है बावल साउंड, तो इन चीजों को आप लिखें और उसके बाद प्रैक्टिस करें बार बार। इस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें मास्टरी आपको आ जाएगी। ओके जी। नेक्स्ट जो हमारा है ना, उसके अंदर कंटेंट के अंदर वो है जनरल सर्वे। जनरल सर्वे क्या है? जनरल सर्वे जो है वो आप, एक ओवरव्यू होता है। आपका एक पेशेंट, आप अपने माइंड में करें जैसे आपका एक पेशेंट आ रहा है और आप बैठी हुई हैं टेबल पे, मीन्स के अपनी चेयर पे। आपका पेशेंट एग्जामिनेशन रूम या आपकी जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट या आपकी वार्ड है उसके अंदर चल के आ रहा है। अब आप अपने माइंड में देखें कि आप उस पेशेंट को देख रहे हैं। अब जो जो आप चीजें हेड टू टो देख रहे हो ना, या पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है आप उसको हेड टू देख रहे हो, या पेशेंट आपका लेटा हुआ है जो हेड टू टो आप देख रहे हो, वो आपका जनरल सर्वे है, ठीक है। तो जनरल सर्वे, अब आप पेशेंट आपका सपोज कि चल के आ रहा है, तो हम जरा देख लेते हैं कि हम क्या क्या देख सकते हैं। ओके, वन पेशेंट इज कमिंग इन इनसाइड द वार्ड, तो मैं उसको अब देख रही हूँ, तो मेरे माइंड में क्या क्या आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेशेंट को देखूंगी। ओके जी, पेशेंट जो है वो कैसा लग रहा है, उसकी एज वाइज कितना है, बूढ़ा है, बच्चा है, बड़ा है, यंग है, मेल है, फीमेल है, ये तो मुझे फर्स्ट लुक में पता लग गया ना। दूसरा, हम हाइजीनिक कंडीशन देखते हैं, पेशेंट ने जो हाइजीनिकली पेशेंट कैसा हो रहा है। और उसके बाद पेशेंट जो ड्रेसअप हुआ हुआ है क्या अकॉर्डिंग टू वेदर है, प्रॉपरली ड्रेसअप हुआ हुआ है। ओके। और उसके बाद फिर हमने देख लिया कि पेशेंट जो है उसके बॉडी जेस्चर क्या है, पेशेंट क्या स्मूथली आ रहा है, या कोई ऐसी है जिस एक साइड पे लिम्प है, या पेशेंट का एक साइड पे उससे उठाते हुए प्रॉब्लम हो रही है, या पेशेंट जो है कि उसकी दोनों साइड का बैलेंस प्रॉपर नहीं है, ठीक है। कि ये सारी चीजें हम देखेंगे। और उसके बाद और क्या नजर आ सकता है हमें, और हमें पेशेंट की स्किन नजर आ रही है, हमें पेशेंट की फेशियल फीचर्स नजर आ रहे हैं, हमें पेशेंट का वेट या उसकी जो हेल्दी है, लीन है, या कि बहुत ज्यादा ओबिसिटी है, वो चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। पेशेंट का हेयर जो है उसकी ग्रोथ क्या है वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, जनरल सर्वे है, राइट। A general survey is an overall review or first impression a nurse has of a person's well-being. This is a head to toe, this is a head to toe visual observation एंड इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल रेपो एज हो गई, नंबर 2 पे सेक्सुअल डेवलपमेंट, मीन्स के पेशेंट आया है, हमने देखा कि उसके सेक्सुअल ऑर्गन जो उनकी क्या डेवलपमेंट हुई हुई है, पेशेंट जो है वो मतलब ये कि कितनी एज का हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद अलर्ट है, ओरिएंटेड है, पेशेंट ओरिएंटेड है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, या कि खड़ा खड़ा के, या ड्रॉजी सा, या इस तरह करके नींद में, या जैसे ड्रंकन है, इस तरह का है। फेशियल फीचर्स जो है क्या सिमेट्रिकल है, कोई ऐसा तो नहीं कि आईलिड की ड्रॉपिंग है, मुंह जो है मतलब उसमें फेस जो है उसकी कोपालसी वगैरह है, क्या स्मिटी है, सारा कुछ, ठीक है। आई और एनी साइन ऑफ एक्यूट डिस्ट्रेस, कोई ब्रीदिंग में किसी चीज का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, पेशेंट लेटा हुआ है या कुछ है, या वैसे चल के आ रहा है, क्या ब्रीदिंग ठीक है, कहीं उसने हाथ तो नहीं रखा हुआ, दबाया तो नहीं हुआ कि उसको पेन वेन हुआ हुआ है, या कुछ इस तरह की बात। तो वो चीजें हमें क्या है, ये सारी हमें नजर आ रही हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, मोबाइलिटी, वेट एंड हाइट पेशेंट का हम दे सकते हैं। न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है वो हमें पता लग जाएगा, पेशेंट हेल्दी है, लीन है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसका स्किन का कलर क्या है,
बॉडी पार्ट्स जो स्वेटी है नहीं, और उसके बाद स्टैंड इरेक्ट बिल्कुल सीधा खड़ा है, या कि उसकी जो है इम्बैलेंस्ड है, कंफर्टेबली बैठा हुआ है, या बार बार हिलता जुलता है जैसे उसको कोई डिस्कम्फर्ट है या किसी तरह का कोई इशू है या कोई पेन है, और या वैसे रेस्टलेस है, या कोई साइकोलॉजिकल इशू है। गेट इज कोऑर्डिनेटेड, जब चल रहा है कि दोनों पाँव जो है वो ठीक तरीके से, उसकी सारी बॉडी जो है ठीक तरीके से मूव कर रही है, या कि इम्बैलेंस्ड है। वॉक इज स्मूथ एंड वेल बैलेंस, बैलेंस को देखना है। फुल मोबाइलिटी ऑफ जॉइंट, जॉइंट जो सारे हैं वो सही तरह उनको मूव कर रहा है कि ऐसा तो नहीं कोई जॉइंट जो उसको बिल्कुल उसमें वैसे ही हाथ को, बाजू को या कुछ को पकड़ा हुआ है कि वो उसका ठीक तरह से मूव नहीं कर रहा। तो ये सारी चीजें हमने ओवरऑल एक इम्प्रेशन लेते हैं, आप अपने माइंड में बिठाएंगे। तो मैं पेशेंट को देख रही हूँ, वो चल के अगर आ रहा है तो मैंने कौन कौन सी चीजें देखनी है, हेड टू टो, जो जो आपके माइंड में आएंगी वो आप लिखते जाओगे, और हेड टू टो आप शुरू कर लें, और वो आपका जनरल सर्वे हो जाएगा। जनरल सर्वे क्या है? ओवरऑल इंप्रेशन ऑफ द पेशेंट एट द फर्स्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द नर्स टू द पेशेंट, राइट। तो ये आई थिंक ये काफी क्लियर है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर जो है वो हम कैसे देखेंगे? मेंटेन, आप पेशेंट से बात कर रहे हो या इंटरव्यू कर रहे हो या हिस्ट्री ले रहे हो, तो मेंटेन्स आई कांटेक्ट विद अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस। पेशेंट आपको जो है बात कर रहा है, आपकी तरफ देखता है, अब मतलब ये नहीं बिल्कुल आपको स्टारिंग कर रहा है, बिल्कुल घूरे जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि पेशेंट बिल्कुल आपसे आंखें नहीं मिला रहा, ठीक है। तो इन दोनों, ये दोनों चीजें जो है ये मतलब साइकोलॉजिकली जो है वो आपको हिंट देती हैं कि पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकली उससे प्रॉब्लम है। अगर अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन है, अप्रोप्रिएट उसका बिहेवियर है, तो वो ठीक है, और उसके कंफर्टेबल है, कोऑपरेटिव है, कंफर्टेबल है, पेशेंट बार बार रेस्टलेस नहीं है, पेशेंट आराम से सांस ले रहे हैं, आराम से आपसे बात कर रहे हैं, जो आप उसे कह रहे हो साइड लेने को या बाकी जो भी जो चीज़ पूछ रही है वो आपको कर रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट कोऑपरेटिव है। स्पीच क्लियर, अब आपने पेशेंट से बात करनी शुरू की है तो आपने देखा है पेशेंट की स्लर्ड स्पीच नहीं है, पेशेंट नॉर्मल स्पीड में बात कर रहे हैं, नॉर्मल टोन है, ठीक है। क्लोथिंग जो है अप्रोप्रिएट क्लाइमेट जो है वेदर के अकॉर्डिंग टू, ये नहीं है कि ठंड बहुत है और पेशेंट ने बिल्कुल हल्के से कपड़े पहने हुए हैं, या ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा गर्मी है और पेशेंट स्वेटर वगैरह पहना हुआ है। लुक्स क्लीन एंड फिट, और पेशेंट कैसा फील हो रहा है, क्लीन है, हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपीयर्स क्लीन एंड वेल ग्रूम्ड, और उसकी डिविएशन फ्रॉम व्हाट वुड जनरली बी कंसिडर टू बी नॉर्मल और एक्सपेक्टेड शुड बी डॉक्यूमेंटेड। और उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट करना है कि कौन सी नॉर्मल फाइंडिंग्स हैं और कौन सी फाइंडिंग्स हैं उसमें प्रॉब्लम है, डिविएशन है, एबनॉर्मल है, एंड मे रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन और एक्शन इंक्लूडिंग रिपोर्ट एंड और रेफरल। और आप जब पेशेंट को देखोगे, सपोज कि आप कहते हो कि उसका जो बैलेंस है, उसकी गेट्स जो है वो प्रॉपर नहीं थी, तो उसके लिए आप क्या करोगे फिर कि उसको प्रॉपरली और इवेल्युएट करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे अपने सीनियर्स को, और या फिर उसको रेफर करोगे जिस भी डिपार्टमेंट का है पेशेंट। उसके बाद यूजुअल सीक्वेंस फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे कि आपने वाइटल साइंस देखनी है, जो हमारा हमने बोला था एक सीक्वेंस, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, तो हमारा सीक्वेंस कौन सा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट की हिस्ट्री ली या उसका इंटरव्यू किया, उसके बाद हमने फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बोला था लेस लेस इंट्रूसिव जो है ना, उससे आपने एग्जामिनेशन से शुरू करना है। तो हमने पहले वाइटल साइंस, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वेट, और ये सारी चीजें हमने देख ली, ठीक है। तो ये क्या है कि वाइटल साइंस आपने ले लिए, पेन वगैरह भी देख सकते हो। उसके बाद स्किन और नेल, स्किन आपने देखी सारी बॉडी की, और उसके बाद आपने नेल्स और स्किन आपने देखी, हाथ वगैरह मोस्टली देखते हैं, और नेल्स वगैरह आपने देखे। फिर आपने हेड देखा, हेड के बाद आपने हेयर देखे, हेड के ऊपर ही हेड की जो स्कैल्प है उसको आपने एग्जामिन किया, स्कल को देखा, और उसके बाद आपने फेस पे आ गए, ठीक है। फेस के ऊपर अब क्या है, हमारी आईज हैं, आईज को देखा, उसके साथ ईयर है, ईयर के बाद आपने नोज और साइनसेस को देखा, एग्जामिन किया। माउथ और फेरेंक्स को करोगे, फिर ट्रेकिया को, नेक के बाद ट्रेकिया को करोगे, ट्रेकिया के साथ जो थायराइड है वो करोगे, और उसके बाद आप पीछे की तरफ मूव कर जाओगे, मतलब बैक साइड देखोगे। फिर बैक देखी, बैक से स्पाइन देखा और किडनीज वगैरह का। पोस्टीरियर थोरैक्स पहले आपने देखी क्योंकि आप बैक पे गए हो, पहले आपने बैक से कर लिया, पोस्टीरियर थोरैक्स देख लिया, पोस्टीरियर लंग्स जो हैं उनके एग्जामिनेशन कर लिया, और उसके बाद आप फ्रंट पे आते हो। और फ्रंट पे क्या है? जो चेस्ट का फ्रंट है उस पर ब्रेस्ट है, उसके साथ ही आपने एक्सिला देखा है, एक्सिला के साथ आपने लो नोट्स जो है वो देख लिए, वो उसको एग्जामिन कर लिया। फिर आपने इंटीरियर थोरैक्स को देखा, और थोरैक्स के बाद आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसका कर लिया, कार्डियोवास्कुलर। उसके बाद एब्डोमेन आ गया, एब्डोमेन के साथ ही आपने ग्रोइन किया, फिर आपने लोअर एक्सट्रीमिटी जो लोअर लिम्स हैं, हमारी लेग्स हैं, उनको किया, और फिर आपने मस्कुलोस्केलेटन और पेरिफेरल वास्कुलर सिस्टम किया, और एंड पे आपने फिर क्या किया? नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि वो लंबा होता है इस वजह से हमने न्यूरोलॉजिकल जो है वो एंड पे कर लिया। तो ये हमारा सीक्वेंस है जिसको आपने हेड टू टो जो है वो कंप्लीट करना होता है, हेड से शुरू करना और नीचे की तरफ आना है, ठीक है। ओके जी।
और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग्स हैं उसको आपने डॉक्यूमेंट कैसे करना है, तो वो आपकी वो स्पेसिफिक होनी चाहिए और कंसाइज होनी चाहिए। स्पेसिफिक ये नहीं कि इधर उधर की बात कर रही हैं, टू द पॉइंट आपने बात करनी है, ठीक है। कंसाइज में बहुत लंबे लंबे फिक्रे नहीं आपने लिखे, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, आपने कंसाइज देनी है, ठीक है। आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी इसकी देती हूँ। कंप्लीट होनी चाहिए, ये नहीं है कि आपका जो है वो मतलब कोई भी आपने चीज़ लिखी है और वो कंप्लीट नहीं है। आपने सपोज के लिखा कि वो जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो वाइड वो है, उसकी विड्थ है, और उसके बाद जो है पेशेंट जो उसका कलर है वो ये है, और बस कलर आपने लिख दिया। इसके बाद आपने ये भी बताना है कि कोई सिंगल है या वो डेप्थ कितनी है, और उसके सर्कमफेरेंस क्या है, क्या एजिस जो है उसके नॉर्मल है, तो उस चीज़ को भी आपने करना है, ठीक है। और कंसाइज इन द वे कि हम कभी कभी ये होता है कि हम उसको ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ करके तो हम क्लॉकवाइज बना के उसकी एग्जाम्पल दे देते हैं कि इस जगह पे जैसे ब्रेस्ट का एग्जामिन करते हैं तो हम कहते हैं कोई लंप है, तो हम ब्रेस्ट को एक क्लॉकवाइज बना के तो उसकी जो ऊपर है तो हमने अपर जो है 12 के लेवल पे है तो 12 पे डॉट सब बना के हम कहते हैं 12 लेवल पे इसका लंप है और वो कितनी साइज का है वो हम लिखते हैं। इससे क्या होगा कि ये कंप्लीट भी होगी, स्पेसिफिक भी होगी और कंसाइज भी होगी। और वेग टर्म्स आपने यूज नहीं करनी, ठीक है, स्पेसिफिक टर्म्स यूज करनी है जो मेडिकल में यूज हो रही है। यूजेस ऑफ शॉर्ट सिंपल वर्ड्स यूज करें, बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं यूज करने। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आपने ऑब्जर्व किया है उसको आपने डिस्क्राइब करना है कि 30 ईयर 40 ईयर जितने भी ओल्ड पेशेंट लुकिंग फ्ला और दिस एंड दैट, लुकिंग हेल्दी और कम टू मी ऑन ऑन हिज फीट और फुट। अच्छा, यूजेस ऑफ एब्रीविएशन, एब्रीविएशन आप यूज कर सकते हो जो कि आपके हॉस्पिटल में आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वेल नोन है। ओके, उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ एग्जैक्ट साइज और पोजीशन ऑफ लीजन, आपने मेजर करना है और मेजर के बाद आपने इंची सेंटीमीटर में उसका साइज देना है एग्जैक्ट, ठीक है, रफली नहीं। यूजेस ऑफ इलस्ट्रेशन, उसमें आपने एग्जांपल यूज करनी है, जैसे आपको भी बोला कि ड्रॉ करके आप उसको इलस्ट्रेट कर सकते हो। जनरल सर्वे डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे आप? 45 ईयर्स ओल्ड मेल, आप देखें 45 ईयर्स ओल्ड मेल केम टू मे, ही वाज एन ओल्ड एंड जेंडर वाज मेल, नो, आपने सिर्फ लिखना है 45 ईयर्स ओल्ड मेल, कितना है 45 ईयर एज है, कौन है, मेल है, ठीक है। लुक यंगर देन हिज एज, मीन्स के काफी हेल्दी है, काफी अच्छा उसने मेंटेन किया हुआ है, तो वो अपनी एज से भी छोटा बल्कि लगता है। स्किनी है और अलर्ट है, ठीक है, और लुकिंग अलर्ट है, और व्हेन आई सॉ हर ही लुक्स टू मी स्किनी, तो इतना लंबे आपने सेंटेंसेस नहीं लिखने, ठीक है। आपने लिखा स्किनी है, ओके, समझ आ गई। अलर्ट उस कॉन्शियस लेवल आपने बता दिया, और उसके बाद है कि 2 3 मीन्स के टाइम प्लेस और पर्सन से वो ओरिएंटेड है, और उसके बाद अपीयर हेल्दी लगता है, और नो क्यू डिस्ट्रेस किसी तरह का। अब डिस्ट्रेस जो रेस्पिरेटरी होगा ना, तो इसलिए आपने ये नहीं कि नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, टेम्परेचर फलाम फलाम वो जरूरत नहीं है, बस आपने लिखा कि क्यूट डिस्ट्रेस में नहीं है फिलहाल। नीटली ड्रेस्ड है, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, ये नहीं कि मैंने फलाम पूछा और उसने ये आंसर दिया, नहीं, आपने सिर्फ लिखना रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, जो आपने क्वेश्चन किया उसने अप्रोप्रिएटली उसका आंसर दिया। पेशेंट कोऑपरेटिव था और नो ग्रोस एबनॉर्मेलिटी अपीयर्स, तो ये आपका टू द पॉइंट कंप्लीट कंसाइज ये जो है आपका एक जनरल सर्वे का डॉक्यूमेंटेशन हो गया। Recording the physical examination, Mr. Scott is a young, healthy appearing woman, ठीक है, विमेन है, हेल्दी अपेयरिंग है, और ज्यादा हमने वो कर दिया है एक सेंटेंस में 2 3 बातें कह दी हैं कि क्या है, एक तो मिसिज है मीन्स के मैरिड है, उसके बाद जो है उसका नाम क्या है, हेल्दी है, ओके, और वेल ग्रूम्ड है, फिट है एंड इन गुड स्पिरिट्स, मीन्स कि वो उसका बिहेवियर और बाकी चीजें भी ठीक है और अच्छे तरीके से है। हाइट उसकी ये है, वेट उसका ये है, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन में अब हम इसमें अपनी सारी मेजरमेंट भी दे सकते हैं देंगे। और उसके बाद क्या है कि आप रिकॉर्डिंग आपने सारी ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट और रेगुलर रेस्पिरेशन है, जो कि आपने रेस्पिरेशन लिखा कि 16 है, लेकिन साथ ये भी बताना है कि वो रेगुलर है, इरेगुलर है या क्या है, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो आपने उसके साथ दिया कि वो सेंटीग्रेड में आपने चेक किया है, फॉरेनहाइट में किया तो फॉरेनहाइट आप लिखेंगे, ओके जी। Mr. George, आप लिखते हैं Mr. Jones is an elderly man who looks pale and chronically ill. अब ये abnormal findings हमने कैसे करनी है? He is alert with good eye contact but
can't speak more than 2 or 3 words at a time because of shortness of breath. ये बता रहा है कि shortness of breath है पेशेंट को, जिसकी वजह से वो 2-3 वर्ड से ज्यादा नहीं बोल सकता. He has intercostal muscle retraction, मीन्स के जो पेशेंट की ब्रीदिंग है उसमें डिस्कम्फर्ट है, जिसकी वजह से उसके जो कोस्टल मसल्स हैं, जो आपके रिब्स के मसल्स हैं, वो रिट्रैक्ट हो रहे हैं. When breathing and sits upright in bed, और पेशेंट जब लेट नहीं सकता बल्कि बैठा हुआ है, because of the breathing discomfort, he is thin विद डिफ्यूज मसल वेस्टिंग, और उसकी मसल वेस्टिंग भी काफी ज्यादा है और वो बहुत ज्यादा वीक है, थिन है. ठीक है, हाइट कितनी है और उसके बाद उसका वेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, हार्ट रेट कितना है, 108 पर मिनट भी आप लिख सकते हो, और इरेगुलर है, हार्ट रेट भी इरेगुलर है. ठीक है, और रेस्पिरेटरी 32 पर मिनट है, और वो लेबर्ड ब्रीदिंग है. और उसके बाद टेम्परेचर जो है 101.2 है, और वो किसमें, फॉरेनहाइट में, जहाँ सेंटीग्रेड में था. तो इस तरीके से आपने कंसाइज, कंप्लीट और वो एक्यूरेट जो है वो देनी है. हमने बात की थी पीछे कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप क्या है. तो थेराप्यूटिक रिलेशनशिप जो है उसकी हम इधर जरा इसको डिटेल में देख सकते हैं, देख लेते हैं. थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप एक ऐसा जिस जो हम ट्रीटमेंट के लिए, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसके साथ हम मेंटेन करते हैं, वो उसे हम कहते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज अ सपोर्टिव इंटरेक्शन दैट मूव्स अ पेशेंट टुवर्ड वेलनेस. एक हमारा सपोर्टिव, पेशेंट को हम असिस्ट कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करने का हमारा उसके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, उसके साथ हमारी बातचीत होती है. किस लिए, ताकि पेशेंट जो है वो मूव करे एक इलनेस से वेलबींग की तरफ. ठीक है, वेलनेस की तरफ, पेशेंट हेल्दी हो जाए. ठीक है, तो हमारा इंटरेक्शन किस बेस पे है, सिर्फ इस बेस पे कि पेशेंट के साथ हम इंटरेक्ट करें ताकि हम उसको सपोर्ट करें और उसके बाद पेशेंट जो हेल्दी हो जाए. अब हेल्दी हो गया तो हमारा थेरेप्यूटिक रिलेशन जो है वो एंड हो गया. इट्स बेस्ड ऑन ट्रस्ट. ट्रस्ट होना चाहिए. सबसे पहले हमने बोला था ग्रीटिंग करनी है, ग्रीट करने के बाद हमने पेशेंट से रेपो बिल्ड करनी है, और उसके बाद पेशेंट का ट्रस्ट जो है वो हमने विन करना है. रिस्पेक्ट तरीके से हमने पेशेंट से बात करनी है और शो करना है कि आप इंटरेस्टेड हो पेशेंट की बात सुनने में, और आपने इम्पैथी शो करनी है, मीन्स के पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द पेशेंट. आपने खुद फील करना है कि इस पेशेंट की जगह अगर मैं हूं तो मैं कैसा फील करूं, अगर इस बच्चे की जगह मेरा अपना बच्चा या मेरा अपना बहन भाई हो तो हम कैसा फील करेंगे. उन्हीं इमोशंस को आपने खुद फील करना है. दैट इज एम्पैथी. Learn how to use these component to move patient through each phase of the relationship. तो रीएश्योरेंस, आपने पेशेंट को रीएश्योरेंस जो है वो करना है, लेकिन जो है आपने जो है फॉल्स रीएश्योरेंस नहीं करनी. पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है और आप रिलेटिव से कह रहे हो नहीं नहीं वो ठीक हो जाएगा पेशेंट, तो फॉल्स होप्स नहीं देनी. रीएश्योर करना है कि मतलब ये कि आपका पेशेंट जो है फिलहाल इस टाइम जो सीरियस है उसके जो ये प्रॉब्लम चल रही है, बट वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, अवर टीम इज ट्राइंग अवर बेस्ट, कि आपका जो हम जितना कर सकते हैं उसके लिए हम बेस्ट जो है वो पॉसिबल, जो हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस या जो हमारे पास रिसोर्सेज या जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो हम बेस्ट ट्राई कर रहे हैं. राइट. और अगर आपका पेशेंट सिर्फ टेम्परेचर के साथ आया है या हेपेटाइटिस ए के साथ आया है तो आप उनको रिएश्योर करेंगे कि मतलब इस पेशेंट में बहुत कम चांसेस हैं आपकी डिजीज जो है उसको डिटोरिएट होने की. आपका जो पेशेंट है वो आप या खुद पेशेंट है तो उसको आपने बताना है कि आप वो जल्दी जो है ये प्रिकॉशंस लेंगे, बाकी हम आपको मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप जो है वो जल्दी ठीक हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपने पेशेंट को रीएश्योर करना है, पॉजिटिव रिगार्ड करना है, अनकंडीशनल. ये नहीं कि पेशेंट अगर मेरी रिस्पेक्ट करेगा या पेशेंट मेरी जो है वो थोड़ी तारीफ करेगा कि मैं बड़ी अच्छी हूँ तो फिर मैं उसकी बात करूंगी, अदरवाइज नहीं. अनकंडीशनल आपका होना चाहिए. आपने किसी तरह का कोई भी मतलब ये कि वो आपने रखना नहीं है कि मैं पेशेंट की ताबी करूंगी, पेशेंट की केयर अच्छी करूंगी अगर ये होगा या वो होगा. आपका बिल्कुल अल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए. आपने सेल्फलेसनेसली जो है आपने पेशेंट का काम करना है, पेशेंट की केयर करनी है. नॉन जजमेंटल हो रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट बिहेवियर. पेशेंट जैसा भी आपको साथ बिहेव कर रहा है, ओके मैं नेक्स्ट टाइम मेडिसिन लास्ट टाइम देने गई थी, इस पेशेंट में से बहुत बदतमीजी की थी, अब तो हो ही नहीं सकता कि इस पेशेंट को मैं अटेंड करूं. नहीं, वो पेशेंट है, उसकी जो बॉडी के डिसऑर्डर है उसी का इफेक्ट उसके माइंड पे भी हुआ हुआ है, उसका साइकोलॉजिकली जो वो डिस्टर्ब है. तो हमें पेशेंट को ऐसा पेशेंट लेना है, हमें उसके बिहेवियर से, हमें पेशेंट के साथ ऐसा नहीं करना. हमें पेशेंट को, ईच पेशेंट को इक्वली रिस्पेक्ट देनी है और उसको ट्रीट करना है. ठीक है, तो हमें जज नहीं करना पेशेंट को, नॉन जजमेंटल रहना है और अनकंडीशनल रहना है. बैकग्राउंड पेशेंट का क्या है, ओके ये अच्छी फैमिली से है, ये बैकवर्ड फैमिली से है, तो इसको मैं इग्नोर नहीं. आपने हर पेशेंट को अच्छे तरीके से रिगार्डलेस ऑफ द पेशेंट बैकग्राउंड, उसका रिलीजन, उसका लाइफस्टाइल, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस, उसकी क्लास,
कुछ चीज़ आपने नहीं देखना, प्रोटोकॉल ये वाली चीज़ आपने आपने हर पेशेंट को जो है वो पॉजिटिव रिगार्ड देना इन द सेंस ऑफ दीज ऑल पैरामीटर्स. Acceptance nurses don't become upset for respond negatively to patient outbursts और उसका एंगर और एक्टिंग आउट. तो आपने पेशेंट जो है किसी भी बात पे पेशेंट के आउटबर्स्ट है, पेशेंट एंग्री है या एक्टिंग आउट कर रहा है, तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और आपने नेगेटिवली पेशेंट को वो जो है अगर पेशेंट ने अपनी बदतमीजी की तो आपने भी आगे से जो है अपना बिहेवियर जो है अच्छा रखना है, क्योंकि पेशेंट इज़ अ पेशेंट एंड हमें ये बताया गया है कि पेशेंट जो है उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके साइकोलॉजिकल है, उसके फाइनेंशियली है, उसके मतलब ये स्पिरिचुअल काफ़ी उसके इश्यू होते हैं, इसलिए हमें इस चीज़ को नहीं करना. हमने पेशेंट के एंगर को बाकी अगर पेशेंट एंग्री है तो हमने आराम से उसकी बात को सुनना है, वो जितना आउटबर्स्ट उसका आ रहा है उसको बोलने देना है, उसके दरमियान में आपने इंटरप्ट नहीं करना. पेशेंट अच्छी तरह जो है वो जब वेंटिलेट आउट हो जाएगा तो उसके बाद पेशेंट जो मोस्टली काम भी हो जाते हैं. जेन्युइन इंटरेस्ट आपने शो करना है, पेशेंट की बात जो है उस पर आपने क्लियरली फोकस करना है कि पेशेंट कंफर्ट फील करे. आपने ये नहीं कि देख आप इधर उधर नहीं है, पेशेंट बात कर रहा है और आप सारे ला रहे नहीं. आपने पेशेंट के साथ प्रॉपरली आई कांटेक्ट भी रखना है और पेशेंट को अपने हाँ ओके आई एम लिसनिंग, ओके ठीक है और बताएं, अच्छा ओके, इस तरह के आपने दरम्यान में क्लूज देनी है कि आप पेशेंट की बात को सुन रही हैं. ठीक है. और उसके बाद इम्पैथी, ये सारे हमारे पैरामीटर किस चीज़ के हैं, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए. राइट. इम्पैथी आपने पेशेंट की जो फीलिंग्स हैं उनको परसीव करना है और अंडरस्टैंड करना है कि पेशेंट जो है वो किस हालात से गो थ्रू हो रहा है. और उसके बाद ट्रस्ट जो है आपने पेशेंट इज कॉन्फिडेंट ऑफ द नर्स एंड नर्स प्रेजेंस कन्वेज इंटेग्रिटी एंड रिलायबिलिटी. पेशेंट के आप इतना ट्रस्ट होना चाहिए पेशेंट पे जो वो अपनी सारी बातें हैं वो आपको बता सके. कभी कभी ये होता है कि पेशेंट की पर्सनल बातें वो अपनी फैमिली को नहीं बताता, डॉक्टर्स को नहीं बताता, लेकिन नर्सिस को बताता है. इस वजह से कि नर्सिस उसके पास टाइम गुजारती है इतना, और नर्सिस का बिहेवियर और नर्सिस का इम्पैथी और उनका जनरल इंटरेस्ट और बाकी सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ को करती हैं कि पेशेंट हमारे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाता है. ठीक है. तो आप जब उससे कहती हैं सुबह आप जाके अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका, अगर किसी की मदर है या पेशेंट खुद है, रात आप कैसी गुजरी, सब ठीक रहा, कोई इशू तो नहीं हुआ, और आपने खाना वाना खाया, आपने नाश्ता वगैरह किया, बाकी सब ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि हाँ जी रात को ऐसे हुआ, सुबह ये हुआ, वो आपको अपनी बातें सुनाने लगे. जब जो पेशेंट आपसे सुनाएगा तो काफ़ी रिलैक्स फील करता है. इस शोज के पेशेंट जब आप पे ट्रस्ट करता है, तो आपने पेशेंट का ट्रस्ट जो है वो गेन करना है. ये क्या है हमारा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. एडवाइजिंग एंड काउंसलिंग, और पेशेंट को साथ साथ आपने एडवाइस भी करना है लाइफस्टाइल के लिए, उसके मेडिसिन के लिए जो वो ले रहा है उसके साथ क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, बाकी क्या उसने लाइफस्टाइल में चेंजेस करनी है, अपनी ईटिंग हैबिट्स को क्या करना है. तो वो सारी आपने पेशेंट के साथ साथ काउंसलिंग भी करनी है, आपने उसको एडवाइसेस भी करनी है. आई थिंक सो ये लास्ट स्लाइड है हमारी. ओके जी. अब क्या है असेसमेंट ऑफ इंटरपर्सनल फैक्टर्स. इंटरपर्सनल फैक्टर्स कौन से, इट इंक्लूड्स एथनिक एंड कल्चर बैकग्राउंड. आप जो पेशेंट है ना और हमारी नर्स आपस में भी हमारा ये हो सकता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं कुछ जो कि वेरी करते हैं बस पेशेंट्स के दरमियान में, हमारे दरमियान में, या एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में. ठीक है. कि आई थिंक पेशेंट एशियन है या पेशेंट जो है वो अफ्रीकन है, क्या है कल्चर बैकग्राउंड क्या है उसका, जैसे पठान है या कि बलूचिस्तान का है, सिंध का है या पंजाब का है, या कि किसी हिंदू कंट्री हिंदू बैकग्राउंड से है तो उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, इससे वेरी करता है कि उसके जो है हम असेसमेंट उसको कैसे करेंगे. और उसके बाद जैसे आपने देखा कि अगर पठान फैमिली है तो वो मेल्स को असेस नहीं करने देते अपनी फीमेल्स को, तो हमें उनके लिए फीमेल जो अरेंज करनी है. स्पोकन लैंग्वेज, अगर उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है तो हमें इंटरप्रिटेशन के लिए जो हमारे पास अगर अपने हॉस्पिटल में अगर कोई ऑफिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए है कोई प्रोफेशनल तो उसको हम कॉल करेंगे, या फिर जो भी स्पोकन इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज का जो मतलब हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या उसके अकॉर्डिंग टू देखेंगे. अगर पेशेंट आपका पंजाबी है तो आपने पंजाबी में उससे बात करनी है ताकि वो शाय फील ना करे. कभी कभी ये होता है कि पेशेंट पंजाबी बोल रहा होता है, इंग्लिश वो उर्दू समझ नहीं रहा होता, या हमारे काफ़ी ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के जो वो समझ नहीं रहा होता, तो अपनी बातें आपको प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकता. कभी कभी ये पेशेंट फील करता है ओके ये तो उर्दू बोल रही है, मुझे उर्दू आती नहीं है, तो इस वजह से पेशेंट आपकी काफ़ी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाता. तो आपने पेशेंट के लेवल पे जाकर उससे बात करनी है. इंग्लिश बोल रहा है, अगर उसकी वर्डिंग चूज कर रहा है तो आप चूज करें. अगर पेशेंट जो है वो पंजाबी बोल रहा है तो पंजाबी बोल रहे हैं, सराइकी बोल रहे हैं, तो अगर आपको नहीं आती जो आपके कुलीग को आती है आप उसको बुला लें.
वैल्यूज जो हैं उनकी आपने करनी है, और हेल्थ हैबिट्स पेशेंट की जो हैं उनकी वजह से भी वेरी करता है कि हमारा जो असेसमेंट है वो क्या है। फैमिली रिलेशनशिप जो है पेशेंट का क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी असेसमेंट जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट लेते हैं। फैमिली के साथ रिलेशनशिप क्या है, फैमिली को मतलब ये कि कितनी उसको सपोर्ट है, या फैमिली उसके साथ कितनी इन्वॉल्व है, लाइफस्टाइल क्या है, रेस्ट क्या करता है। जैसे गॉर्डन फंक्शन हेल्थ पैटर्न हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बात सारी बातों की आपको और ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई कि पेशेंट रेस्ट कितना करता है, स्लीप पैटर्न क्या है पेशेंट का, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, पेशेंट की अपने बारे में क्या सोचता है, पेशेंट के अपने दिल में अपनी इज्जत कितनी है, पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है, पेशेंट की डिजायर्ड चेंजेस हमें कौन सी चाहते हैं हम, सेक्सुअलिटी डेवलपमेंट क्या है, और पेशेंट के कंसर्न्स क्या है, पेशेंट की एज क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसकी इश्यूज क्या हैं, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, अगर कोई स्ट्रेस आता है तो कैसे वो कोप करता है, कोई सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सपोर्ट है या फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, परसेप्शन ऑफ, और अभी जो उसका स्ट्रेस है, अभी जो उसका डिजीज या इलनेस आई या उसके बारे में उसका क्या परसेप्शन है, वो क्या सोचता है इसके बारे में। तो उसके बाद आप अब हमारा ये जो आज का काफी लेंथी लेक्चर था जो कि खत्म हो गया है। अब हमारी समरी में क्या, देयर इज अ वेरी फाइन रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एग्जामिनेशन एंड स्टेनर सर्वे। ठीक है, बहुत इसके दरमियान में जो फाइन रिलेशनशिप है, आप पेशेंट को पहले फिजिकल जनरल सर्वे करते हो और एग्जामिनेशन करते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेस्ट डायग्नोसिस। प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो डायग्नोज बेस्ट डायग्नोज करने के लिए, नर्सिंग डायग्नोज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट, और क्योंकि उसी डायग्नोस में हमारा पेशेंट का ट्रीटमेंट जो है वो बेस करता है। थ्रू द हेल्प ऑफ जनरल सर्वे फाइन डायग्नोसिस अप्रूव्ड। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इन द फोर मेन टेक्निक, जैसे पाल्पे कौन सी है, इंस्पेक्शन, palpation, percussion, and auscultation. It is important that how to utilize according to both subjective and objective data. वो हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाटा नेक्स्ट करेंगे। पोजीशंस एंड इक्विपमेंट आर आल्सो यूज्ड इन फिजिकल एग्जामिनेशन। जो पोजीशन हमने पहले पढ़ी है वो भी, और जो फर्स्ट लेक्चर में है, और उसके बाद इक्विपमेंट्स हम कौन से यूज करते हैं उसके बारे में भी आपको अच्छी तरह आइडिया होना चाहिए। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर शुड हैव नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो आपको इक्विपमेंट्स का पता होना चाहिए, पोजीशंस का पता होना चाहिए, जनरल सर्वे क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है, और फिजिकल एग्जामिनेशन के कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, और डॉक्यूमेंटेशन हमने कैसे करनी है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, तो ये सारे। ओके, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम यूनिट 1 जो है उसको करेंगे। और इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको मिलते रहें। और उसके बाद लाइक करें अगर आपको लेक्चर की समझ आई है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई या आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और उसके बाद इसको जो है कमेंट भी करें, लाइक भी करें, इससे मेरा मोटिवेशन लेवल हाई होगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस भी बनाऊं। ओके, थैंक यू वेरी मच।